हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिबरलाइजेशन तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि 1991 का रिफॉर्म का जरूरत क्यों पड़ा और लिबरलाइजेशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आखिर क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है हमारा। तो देखो, ये हमारा वन ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज में से एक है। गवर्नमेंट ने जो एलपीजी पॉलिसीज के बारे में बात की और एलपीजी पॉलिसीज लेके आई। लिबरलाइजेशन में तो हमने देख लिया कि पहला शर्त था ये आईएमएफ का। लिबरलाइजेशन जितने भी बैरियर्स थे, है ना, उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को कम किया गया और या फिर हटाया गया। और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। दूसरा शर्त था कि आपको अपने पब्लिक सेक्टर का, यानी कि आप जो गवर्नमेंट सेक्टर सब जगह भरी हुई थी, गवर्नमेंट सेक्टर के स्टेक को कम करना था। इसे ही प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द पार्शियल और फुल ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय प्राइवेट सेक्टर। जब भी यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर का कुछ हिस्सा, यानी कि गवर्नमेंट अपना हिस्सा दे देती है, या तो पूरा दे दे कोई सर्टेन कंपनी का, या फिर वो सर्टेन हिस्सा स्टेक जो है वो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के नाम कर दे। ठीक है, यानी कि सेल कर दे। तो ये आपका प्राइवेटाइजेशन होता है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, आउटराइट सेल ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का सर्टेन पार्ट अगर सेल कर दिया जाए किसको, प्राइवेट सेक्टर को, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। या तो विड्रॉल ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे क्या हो गया कि बोला जा रहा है कि विड्रॉल ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। विड्रॉ कर ले, अगर वो क्या है, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में मान लेते हैं कि प्राइवेट का भी यहाँ पे स्टेक लगा हुआ है, तो अपना हिस्सा निकाल ले, तो ये हिस्सा पूरा का पूरा प्राइवेट का हो जाएगा। इस तरह से भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। तो सिंपली प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का स्टेक जो है, यानी हिस्सा जो है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे देना, या तो सेल कर देना या तो अपना ओनरशिप वापस ले लेना। ऑब्जेक्टिव्स क्या था डिसइन्वेस्टमेंट का? डिसइन्वेस्टमेंट टू हेल्प पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी एंड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो प्रॉब्लम यही था ना कि यहाँ पे जो जितने भी सेक्टर्स थे, जो पब्लिक सेक्टर था, तो पब्लिक सेक्टर क्या था, इनएफिशिएंट हो चुका था, लॉस मेकिंग हो चुका था। और टेक्नोलॉजीज वगैरह भी अपग्रेड नहीं हो रहे थे। तो पब्लिक सेक्टर को टेक्नोलॉजीज अपग्रेड करने के लिए या कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी था। फिर है टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब अपने ही हिस्से में, अपने ही अंडर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखी हुई थी। ठीक है, अब उसका बर्डन बहुत ज्यादा था, उसे मेन अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे वो फोकस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए क्या हुआ कि कुछ हिस्सा दे दिया जाए प्राइवेट को। फिर है टू डीपॉलिटिसाइज इसेंशियल सर्विसेज। बहुत सारे सर्विसेज को डीपॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए था। टू प्रमोट अ लार्ज शेयर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप जो है उसका जो लार्ज हिस्सा है वो प्रमोट कर दे। टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंसेस, पब्लिक फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए। टू रिटेन एंड रैशनलाइज देयर वर्कफोर्स, अपने जो वर्कर्स हैं उनको रखने के लिए, रिटेन करने के लिए। टू मेक मार्केट मोर डिसिप्लिन एंड कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन बढ़ाने के लिए। टू इनिशिएट डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। ये सभी हमने पहले तो समझ ही लिया है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और ये सभी एक्सपेंशन के लिए क्या क्या 1990 से पहले कौन कौन से रूल्स थे। तो इसके वजह से डिसइन्वेस्टमेंट होना जरूरी था। प्राइवेटाइजेशन में छोटा सा ही पार्ट था हमारा। अब है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में तो इंडिया की क्या हुई थी? इंडिया अपना जो, इंडिया का अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग 1950 टू 1990 इंडिया ने क्या किया था, अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना के रखा था। बाहर वालों को अलाउ नहीं कर रहे थे और बाहर के प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा टैरिफ्स और टैक्सेस इम्पोज्ड थे। ठीक है, टैरिफ, कोटाज, ये सभी लगे हुए थे। इन सभी को हटा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया,
सभी इकोनॉमीज को आपस में जोड़ा जाता है। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमीज हैं वो सभी को आपस में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि कोई भी ट्रेड बैरियर्स ना हो। ठीक है, ये है ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू in integration of economies of a country with economies of other countries. The process of globalization is associated with the free flow of trade, capital across borders, increasing openness, growing economic independence, and deepening economic integration in the world. The globalization of the economy is considered to be complex phenomena as it is a result of a set of various policies that aim at integrating an economy with the world and transforming it towards greater interdependence. So है यही कि अब हर एक इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट्स है वो इक्वली तो अवेलेबल है नहीं, कहीं पे कुछ स्कार्स है कहीं पे कुछ स्कार्स है। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो लैक है ना, जो एक कंट्री में एक कंट्री की कमी जो है वो दूसरी कंट्री पूरा कर देती है उसको। सो ये ग्लोबलाइजेशन के मदद से ही हो सकता है जिसमें कोई भी तरह का ट्रेड बैरियर्स ना हो, है ना, बशर्ते वो इकोनॉमी को, उस कंट्री को उस दूसरे इकोनॉमी से कोई खतरा ना हो। तो जब तक खतरा नहीं होता है, जब तक उनके भी जो पर्सनल पॉलिसीज होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाते हैं, तब तक फ्री फ्लो होना चाहिए और सभी इकोनॉमी के लिए ये सही है। सो ग्लोबलाइजेशन इंडिया ने अपनाया, और ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या रहा? तो फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रैवल विद बेटर ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इजी थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी, रिडक्शन ऑफ टैरिफ बैरियर, प्रमोटिंग वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्सपैंडिंग वर्ड्स मीडिया। सो इस तरह से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में ज्यादा कुछ यहाँ पे हमें डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, बस ओवरऑल अभी 12th लेवल पे हमें ये जानना है कि हम लोग समझ सकते हैं। तो सपोज करो कि एक बिल्डिंग है या एक हॉस्पिटल है, ठीक है। अब इस हॉस्पिटल का जो मेन काम है क्या? ये हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और इसमें बहुत सारे जो भी पेशेंट्स आते हैं, तो पेशेंट के साथ साथ उसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो मान लेते हैं उनके खाने पीने का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम को मेस से दूर किया जा सकता है। अब मेस जो है, हॉस्पिटल अगर खुद से ऑपरेट करने लगे, है ना, कि मेस में अब खाना मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, फिर कुक को रखा जाए, फिर वो खाना बना रहा है, फिर वो सेल कर रहा है, उसका अलग एक बिजनेस है। सो हॉस्पिटल्स पे बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि मेन इसका कोर एक्टिविटी जो है, वो कोर एक्टिविटी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, डॉक्टर्स अवेलेबल करवाना है ना, मेडिसिन से रिलेटेड काम है, ऑपरेशन से रिलेटेड काम है, ये मेन इसका काम है, और अच्छे से अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। मेस का काम नहीं है। तो मेस जो है बेसिकली इसका एक सॉर्ट है कि ये इसको सपोर्ट कर सकता है। सो ये अदर एक्टिविटीज में आ गया मेस। तो हॉस्पिटल एक ऑप्शन यहाँ पे इसके पास रहेगा कि ये क्या कर दे, एक टेंडर निकाल दे, ठीक है, या फिर जो एक्सपर्ट है, जो पर्सन एक्सपर्ट है, जैसे मान लेते हैं कोई मेस की कंपनी है, उसे हायर कर ले, कि आप ना हमारे एरिया में एक, यहाँ पे एरिया का मतलब यहाँ पे इसका जो हॉस्पिटल का ही एरिया है, उस एरिया में एक आप यहाँ पे मेस आप चलाओ, ठीक है। पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे चार्जेस होंगे वो चार्जेस यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिकली कि चार्जेस उसको दे दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ फैसिलिटीज तो मिल रहा है यहाँ पे मेस का फैसिलिटीज, जो कि सभी के लिए हो गया, पेशेंट के लिए भी हो गया, जो भी यहाँ पे स्टाफ है हॉस्पिटल्स में उसके लिए भी हो गए। सो इसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं, कि जो हमारा मेन कोर एक्टिविटीज है, सो कोर एक्टिविटीज पे फोकस करने के लिए अदर एक्टिविटीज को हम लोग शुरू से खुद से स्टार्ट ना करें, बल्कि हम जो एक्सपर्ट है उससे क्या कर ले, वो सर्विसेज ले ले, उसे ही आउटसोर्सिंग कहा जाता है। और आज के डेट में ये बहुत ही बड़े लेवल पे आउटसोर्सिंग हमारा यूज होता है, कि जैसे बहुत सारी बाहर की जो कंपनीज है ना, वो अब जैसे इंडिया से आउटसोर्स करवाती है इंजीनियर्स, इंडिया से चार्टेड अकाउंटेंट्स, या फिर आप बहुत ज्यादा जो चला हुआ है कॉल सेंटर्स, बीपीओ, है ना, यहाँ पे कॉल सेंटर और बीपीओ जो होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं, जैसे आप देखते होंगे सर्विस सेंटर्स, तो सर्विस सेंटर अब जैसे एप्पल है ना, आईफोन है, तो आईफोन यहाँ पे भी तो क्या की हुई है, वो कस्टमर केयर लगा के रखी है। आप कॉल करोगे तो कोई अमेरिकन नहीं कॉल उठाएगा, वो इंडियन ही कॉल उठाएगा। सो ये सभी आउटसोर्स भी किया जाता है, कि अब वहां की कंपनीज वहां ऑपरेट हो रही है और हायर कर ली यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑफिस नहीं सेटअप कर पा रही है तो वो हायर कर ली, यहाँ से सर्विसेज जा रहा है, तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है।
आप आउटसोर्सिंग का ये देख सकते हो, फॉर इंस्टेंस मैनी बिजनेस नाउ कॉन्टैक्ट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस। हाँ, ये देख सकते हो कि अगर सिक्योरिटी सर्विस का भी जरूरत है तो वो क्या कर लिया, किसी सिक्योरिटी सर्विस के ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट वो क्या कर लिया, कंसल्ट कर लिया। खुद से अब नहीं निकल रहा है कि अब ये देख रहा है कि हमें इतने इतने वॉचमैन का जरूरत है, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स का जरूरत है, तो वो खुद से अब नहीं देख रहा है, वो उस कंपनी को बोल दिया और कंपनी अब देखेगा कि कहाँ पे कितने सारे लोग चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये कैसे आया, तो आप यहाँ पे समझो कि यूएस में क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन आया, द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा सफर की। ठीक है, यूएस में स्टॉक मार्केट क्रैश करने के वजह से, क्रैश होने के वजह से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी सफर किया। तो इसके बाद ना तीन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई। एक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। दूसरा वर्ल्ड बैंक, जिसको आईबीआरडी भी कहते हैं, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दो तो एक साथ बन गया। तो तीसरा जो आइडिया था वो आइडिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि काम क्या करेगी, तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं उसको फैसिलिटेट करने का काम, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम, उसको स्मूथ मेंटेनेंस का काम, कि इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से हो पाए। बहुत सारी कंट्रीज ने अप्रोच किया, लेकिन उस टाइम जो मेजर जो पावर था, अमेरिका, यूएस ने उसे इनकार कर दिया, उसको रद्द कर दिया। तो फिलहाल वो ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मेंबर्स कंट्रीज थे, वो उसे एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बना पाई, तो एक अग्रीमेंट पे चल रहा था जिसे जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, ये काफी सारा इसका राउंड होता था, अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में इसका मीटिंग्स हुआ करता था। तो फाइनली 1948 में, सॉरी 1995 में, फाइनली 1995 में क्या हो गया कि ये तो जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड तो 1948 में ही बना, लेकिन इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब कन्वर्ट किया गया, 1995 में। तो इस टाइम यूएस भी अप्रूव कर दिया कि ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। तो फिर जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था वो खत्म होके डब्ल्यूटीओ बन गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। So GATT was set up to regulate all multilateral trade agreements by granting all nations equal access to the worldwide market for trade purpose. So पहले स्टार्टिंग में हमारा गैट में कितने लोग थे, कितने कंट्रीज थे, तो 23 कंट्रीज थे। वो बना हमारा WTO 1995 में, और गैट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। In order to promote international trade, WTO agreements cover trade in goods and services. जितने भी ट्रेड गुड्स और सर्विसेज में हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाता है। There are 164 members of WTO. आज के डेट में 164 मेंबर कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड की 164 जो कंट्रीज है वो WTO की मेंबर है at present, and every member is obliged to follow the laws policies framed under WTO, और सभी इस रूल को फॉलो करेगी, WTO के रूल को। इंडिया हैज बीन ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ एस्टेब्लिशिंग फेयर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन एज सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ WTO। इंडिया भी WTO का मेंबर है। इंडिया हैज complied with the WTO's demand and has responsibly liberalized trade by abolishing import restriction and lowering tariff। इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसके रूल को फॉलो किया और अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, है ना, और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसको कम किया और हटाया बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को। फिर फंक्शंस क्या है WTO का, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज रूल, फिर डिस्कशन ऑफ प्लान ऑफ द मेंबर नेशन, जो भी प्लान होगा डिस्कशन करने का यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रिंग एंड कैरिंग आउट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड, दो कंट्री के बीच में जब होता है बायलैटरल और मल्टीलैटरल, ही अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो रहा है यहाँ पे। फिर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, सबसे मेन चीज है कि अगर दो कंट्रीज है, आप देखो कि दो कंट्रीज की अलग अलग टैक्स रूल होगी, है ना, दो कंट्रीज है तो दोनों कंट्रीज का रूल्स जो होगा वो अलग अलग होगा,
ठीक है। अब ये जो रूल्स अलग अलग होगा तो आप सोचो कि कौन सा रूल माना जाएगा फिर, है ना, कि जीएसटी अलग लग रहा है, यहाँ पे टैक्सेस अलग लग रहे हैं, एक कंट्री में दूसरे कंट्री में अलग। तो अब यहाँ पे बात आता है कि फिर कौन से कंट्री का माना जाएगा, तो फिर डब्ल्यूटीओ का रूल माना जाता है, डब्ल्यूटीओ जो रूल बनाएगी उसका रूल माना जाता है। अब इस दोनों कंट्री में कुछ ट्रेड वॉर्स हो गए, ट्रेड वॉर। तो ट्रेड से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम आता है, डिस्प्यूट आता है, तो वो फिर लेके जाएंगे डब्ल्यूटीओ के पास और फिर डब्ल्यूटीओ उसको सेटल करेगा। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, तो डब्ल्यूटीओ ये भी करता है, ये भी इंश्योर करता है कि पूरे इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड का अगर बात किया जाए तो उसके रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो सके, है ना। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, दूसरे इकोनॉमी में कुछ है ही नहीं या बहुत कम है, तो एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी को हेल्प कर सकती है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो दो टॉपिक जो है ना वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है आपका, वो कॉमन टॉपिक में आपका एक डिमोनेटाइजेशन है, दूसरा जीएसटी है। सो इसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स अलग अलग टॉपिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, कभी बिजनेस स्टडीज में पढ़ लेते हैं, कभी अकाउंट्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो डिमोनेटाइजेशन ये आप सभी जानते हो, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। सो डिमोनेटाइजेशन अभी हाल फिलहाल में जो हमने देखा है, तो ये है आपका नवंबर 8 2016 में हुआ। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग एक बार और कर चुके हैं बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। सो आप बिजनेस इन्वायरमेंट वाला भी चैप्टर आप देख सकते हो, उसके प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, बीएसटी क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आप चले जाओ और वहां पे आपको ये पूरा डिटेल और डिटेल्ड में मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, जब जो करेंसी है तो करेंसी को एक लीगल पावर दिया गया, लीगल टेंडर माना जाता है, यानी कि आरबीआई ऑथराइज करती है और उसमें पावर देती है कि ये रुपी के तौर पे, पैसों के तौर पे इसे यूज किया जाएगा। सो जब उस लीगल टेंडर को सीज कर लिया जाता है, यानी कि अब ये नहीं चलेगा, तो वो मात्र एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाती है, ठीक है। सो इसी प्रोसेस को डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। सो व्हेन करेंसी इज स्ट्रिप्ड of its legal status and replaced with a new currency, it is known as demonetization. replace हो ना हो, यहाँ पे अगर बंद कर दिया गया, that is demonetization. so हाल फिलहाल में नवंबर 8 2016 को ये लागू किया गया कि 500 और 1000 के जो नोट हैं, है ना, जो वो नोट हैं वो बंद हो जाएंगे। सो वो बंद हो गया था, ठीक है। आज तो अभी हम लोग 2025 में हैं। सो ये तो आज से हमारा 9 साल, करीबन 9 साल पहले का बात है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि 500 और 1000 के जो नोट्स थे उसे लीगल टेंडर से वापस ले लिया गया। तो जो कि सबसे ज्यादा, अगर पूरा जो करेंसी है जितना भी 10, 20, 50, 100, 500 और 1000, तो जितने भी नोट थे इसको अगर हम 100% माने तो इसमें 86% सिर्फ और सिर्फ ये 500 और 1000 के नोट्स थे, उसे वापस ले लिया गया था। तो बहुत बड़ा इकोनॉमी में एक यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गया था। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी in the banks, which came along with the restriction placed on cash withdrawals. So इसका रीजन क्या था, रीजन देखो वही सभी रीजंस है कि कर्ब द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो भी फेक करेंसी थे उसको कर्ब करना, फिर उसके बाद टैकल करप्शन ड्यू टू करेंसी अपहोल्ड्स। सो बहुत लोग पैसे घर में रखते हैं तो करप्शन को कम करना, टू मेक आइडल मनी प्रोडक्टिव एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन क्राइम। सो आइडल मनी, जो बहुत लोग घर में पैसा रखे रहते हैं, वो इकोनॉमी में फ्लो नहीं होता है, जिसके वजह से महंगाई आती है और बहुत सारे प्रॉब्लम से क्रिएट होते हैं, तो उसे वापस लाना इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सिस्टम में। टू प्रमोट कैशलेस सोसाइटी, ये तो हम लोग सबसे मेन चीज देख रहे हैं कि कैशलेस सोसाइटी यहाँ पे प्रमोट करना। टू फाइट इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई से लड़ना। टू रिड्यूस टैक्स इवेजन, कि टैक्स इवेजन, टैक्स की जो चोरी है उसे कम किया जाए। तो इसका इम्पैक्ट देखने को क्या क्या मिला, सो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि सबसे पहला मनी इंटरेस्ट रेट्स इस एरिया में डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन क्या हो गया, घट गया। फिर बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ा। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, सो सेविंग्स लोगों का बढ़ा। प्राइवेट वेल्थ में डिक्लाइन सिंस सम हाई डिनोमिनेशन 500 and 1000 were returned and real estate prices fell. पब्लिक सेक्टर में कोई इफेक्ट, पब्लिक सेक्टर वेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं। डिजिटाइजेशन, सो यहाँ पे डिजिटाइजेशन इंक्रीज हुआ। फिर रियल एस्टेट प्राइसेस डिक्लाइन हो गया था रियल एस्टेट का, और टैक्स कलेक्शन में इन्हांसमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट रहा।
उसके बाद हमारा जीएसटी। सो जीएसटी को भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये तो 11th में भी आपने पढ़ा होगा। सो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जीएसटी क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये किस तरह का टैक्स है। सो इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। दैट इंटीग्रेट्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस विद इन इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी में जो भी अधिकतर जो टैक्सेस हैं उस टैक्सेस को इंटीग्रेट एक कर दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि GST Act was passed on 29th March 2017 in the Parliament of India and came into effect 1st July 2017। 1st July 2017 को ये इफेक्ट में आया, 29th मार्च को ये पार्लियामेंट में पेश किया गया, पास हो गया, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड इट वाज टू रिप्लेस मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन विथ वन टैक्स। बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे जीएसटी से पहले, सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्रोई, तो इस तरह से बहुत सारे टैक्स जो थे उन सभी को मर्ज करके ऑलमोस्ट 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया, जो 9 स्टेट लेवल थे और 8 सेंट्रल लेवल थे। फिर 23 सेस को भी, सेस ऑफ द स्टेट्स एंड सेंटर्स दैट एग्जिस्टेड अर्लियर इंक्लूडिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सभी को एक किया गया। तो इसे इसी की वजह से वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है कि पूरे कंट्री में अब एक तरह का टैक्स लगेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग पहले टैक्स लगता था, अलग अलग स्टेट का अलग अलग था। सो अब यहाँ पे पूरा जो इकोनॉमी है सबका एक ही हो गया। फिर इसमें 3 तरह के आ जाते हैं हमारे जीएसटी। तो ये आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा अकाउंट्स में कि CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर स्टेट जीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये 2 जीएसटी लगते हैं, CGST एंड SGST। और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यानी कि एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है तो फिर IGST लगेगा। सो ये हो गया। और फिर सेट ऑफ वगैरह तो आपने देख ही रखा था अकाउंट्स में कि सेट ऑफ इसका किस तरीके से होता है। सो ये चैप्टर हमारा फाइनली खत्म हो गया। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में आगे अपने चैप्टर्स को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अकाउंट्स, VST, इकोनॉमिक्स को भी आगे लेते चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।